लीडरशिप क्लस्टर है सर्टन प्रिंसिपल्स का, जिसके अंदर नंबर 1 मैं कहूँगा आपकी सोच, नंबर 2 आपकी नीयत, एंड देन थर्ड पे जाहिर है स्किल्स भी आएंगे। अगर मैं कहीं पे रोशनी फैला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पहले किसी टाइम में वो रोशनी एक्टिवेट हुई है जिसने अंदर के अंधेरों को पहले बदला है। फीमेल्स के लिए प्लेटफॉर्म तो बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोसाइटल कंडीशनिंग हुई हुई है ना हमारी, शी कैन नॉट डू, तो कहीं ना कहीं आगे वो आप काउंटर कर रहे होते हैं एट योर वर्क प्लेस। फीमेल के लिए डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है कि बेस बन चुकी है, फाउंडेशन बन चुकी है। इट्स अ बेटर rather to fit into the society, it's a better to stand out. If I am comfortable in hijab, I am comfortable with my own boundaries, that makes me a different personality. यूथ के लिए लीडर बनना जो है उससे पहले इंसान बनना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Assalamualaikum and welcome to the new episode of Mindful Minutes. मैं आपकी होस्ट माहम अजमल मौजूद हूँ एक नए गेस्ट के साथ जो कि एक एग्जीक्यूटिव कोच हैं, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और पॉसिबिलिटीज़ पे ट्रेनिंग्स को लीड कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ उमर सलीमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू माहम फॉर हैविंग मी हियर। सो इट्स ट्रूली ऑनर and I am very confident that it's gonna helping our audience really well. Okay, so उमर आप मुझे ये बताएं कि आप ज़ाहिर है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत सारी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करा रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि लीडर कैसे बना जा सकता है, एक लीडर क्या होता है? So very interesting question माहम, कि एक लीडर कौन है और कैसे बना जाए। So मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट अ पोजीशन, ठीक है, बट इट्स अ प्रैक्टिस। हमारे यहाँ मोस्टली समझा जाता है कि लीडरशिप आपकी पोजीशन से आएगी, ठीक है, बट मैं समझता हूँ कि लीडरशिप क्लस्टर है सर्टन प्रिंसिपल्स का, सर्टन आपके इनर सेल्फ के डीपर एलिमेंट्स का, जिसके अंदर नंबर 1 मैं कहूँगा आपकी सोच, नंबर 2 आपकी नीयत, इंटेंट, एंड देन थर्ड पे जाहिर है स्किल्स भी आएंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए, जैसे इसी चीज़ को मज़ीद इंडोर्स करने के लिए इकबाल की वो बड़ा प्यारा शेर मुझे याद आ रहा है, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोस, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए, कि आपकी अगर सोच ही बड़ी नहीं है और आप यहाँ से थिंकिंग का आ रहा है ना, और दूसरा जो लास्ट पे कहा जां पुरसोस, तो ये इंटेंट है। सही। तो ये एलिमेंट्स अगर होंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। अच्छा, वो कहा जाता है ना कि अमालों का दारोमदार नियत पे, जैसी आपकी नियत होगी वैसा ही आपको मिलता है। अगर मुश्किल वक्त आ भी रहा है लेकिन आपकी नियत साफ़ है तो हमें नियत की बेसिस पे काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो अच्छा लीडर भी जो है वो नियत की बेस पे बनेगा। यस, डेफिनेटली नियत की बेस पे बनेगा। मैं आपको बहुत सारी ऐसे एग्जांपल्स प्रैक्टिकल लाइफ के बता सकता हूँ जहाँ मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट्स के लिए काम किया, तो उनके लीडर्स के अंदर इंटरेक्शन करते हुए मुझे कोई उनके फंक्शनल स्किल्स तो नज़र आए, लेकिन मुझे इंटेंट नज़र नहीं आया, इंटेंट टू ग्रो द कॉर्पोरेट। मुझे कोई बड़ी सोच, अक्सर बहुत सारे लोगों में मैं टॉप पोजीशंस पे इवन देखता हूँ कि मुझे उस कॉर्पोरेट को ड्राइव करने के लिए जो एक बड़ी सोच चाहिए वो नज़र नहीं आए। तो लोग उस पोजीशन को या उस पर्टिकुलरली थिंग को प्रोसेस बना लेते हैं या रूटीन बना लेते हैं, लेकिन उसको आगे कितना नेविगेट करना है और कितना ब्रॉडली नेविगेट करना है, उसके लिए आपको एक बड़ी सोच चाहिए, और फिर उसके साथ साथ जाहिर है आपको एक इंटेंट चाहिए। अब लोगों के लिए डेफिनेटली इट्स नॉट एन ईजी थिंग कि आप अपनी ईजी रूटीन को छोड़ के, आप अपने डे टू डे ऑपरेशंस को छोड़ के किसी दूसरे को इतना डेवलप कर दें कि कल को हो सकता है वो आपसे बेहतर पोजीशन पे हो, तो इतनी सिक्योरिटी आप कहाँ से लेके आएंगे? बिल्कुल। तो इसलिए दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, दूसरा जो पार्ट है उस पर अगर मैं आऊँ कि कैसे बना जाए, तो अगेन पहली जो एलिमेंट है जो मैं समझता हूँ कि लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में टैक्टिक्स का मैं ज़्यादा बिलीवर नहीं हूँ। मैं बिलीवर इसी चीज़ का हूँ कि आपके अंदर से जो है वो सब कुछ बाहर निकलना है। बिल्कुल। सो सबसे पहले कहीं ना कहीं अगर मैं कहीं पे रोशनी फैला रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पहले किसी टाइम में वो रोशनी एक्टिवेट हुई है जिसने अंदर के अंधेरों को पहले बदला है। बिल्कुल। तो इसलिए पहले तो अपने आप को लीड करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने इनर सेल्फ को एक कह लें कि अगर मेरे पास एक सादा सा बर्तन हो जो कि अंदर से खाली हो, तो बाहर उससे क्या मैं निकालूंगा? बिल्कुल। तो पहले मुझे उसे भरना पड़ेगा, उसको बाहर कुछ किसी के ऊपर उसको कहीं किसी दूसरे को हैंड ओवर करने के लिए कोई चीज़, कोई गिफ्ट। तो इसलिए पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि ट्रांसफॉर्म टू सेट द बिगनिंग,
बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। ठीक है। और उसमें मुझे जो सबसे बड़ा एलिमेंट मिसिंग लगता है, मुझे अपनी फैमिली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे मैं देखता हूँ जिनके पास रिसोर्सेज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा अंदर से लिटरली खून खोलता है जब मैं देखता हूँ विजन नहीं है, जब मैं देखता हूँ कि छोटी सी लाइफ के ऊपर जो है वो लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट आपका विजन है, और लीडर जाहिर है क्या करेगा कि आपको, आपकी कंपनी को, आपके प्रोसेसेस को उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोटेंशियल के साथ कनेक्ट करने का एक तसव्वुर देगा। बिल्कुल। तो वही इकबाल की बात अगेन मुझे याद आ रही है कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहब इसरार करे, है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। यानी अगर लीडर जो है वो आपको आपके प्रेजेंस के साथ कंफर्ट में डाल रहा है जी, और आपके डीपर लेवल के पोटेंशियल के साथ आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहा, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उसके इनर सेल्फ की लो थिंकिंग कहीं ना कहीं रास्ते के अंदर आ रही है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सोच बड़ी होनी चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि लीडर्स मेक मोर लीडर्स इंस्टेड ऑफ हैविंग मोर फॉलोअर्स, कि वो फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते बल्कि वो और लीडर्स को क्रिएट करते हैं। यस एग्जैक्टली। अब दूसरा एलिमेंट इसमें थिंकिंग के साथ अगर आप देखें तो जाहिर है उसमें और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो वाइटल इन्वॉल्व हैं। तो दूसरा अगर आप देखें तो दूसरा एलिमेंट जाहिर है लीड सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट। सही। कि आपने जाहिर है लीडर ने प्रोसेस को भी देखना है, बट मोर ऑफ अ पीपल, उसने ज़्यादा तो नेविगेट करना है पीपल के थ्रू। सही। तो उसका उन एलिमेंट्स के अराउंड बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि लीडर अपनी पावर को एंजॉय कर रहा होता है, बट इट्स नॉट अबाउट द पावर, इट्स अ मोर ऑफ अ सर्विस। बिल्कुल। सो इसके लिहाज से जाहिर है सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट का जो लीडर के पास होना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और सर्विस ओरिएंटेड माइंडसेट में जो कॉर्पोरेट के अंदर प्रैक्टिसेस हैं उनमें एक डोमिनेंट है कि आप पुश करते हैं, ठीक है, जो कि वर्क नहीं करती, और उससे डिमोटिवेशन होती है, फ्रिक्शन क्रिएट होती है। सो अच्छा जो लीडर होता है वो पुल क्रिएट करता है, और पुल हमेशा जो है वो ट्रस्ट से, केयर से और एग्जाम्पल से सेट होती है। और ट्रस्ट, केयर और लीड बाय एग्जाम्पल कभी भी नहीं आ सकती अगर आप में पावर ड्रिवन माइंडसेट है और आप में सर्विस ड्रिवन माइंडसेट नहीं है। सही। और थर्ड पे मैं समझता हूँ कि एक लीडर के लिए कंटिन्यूस लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। सही। क्योंकि लीडरशिप जो है जी, इट्स नॉट अबाउट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ मोर ऑफ अ जर्नी। सो आपने अपने जर्नी को अगर कंटिन्यू रखना है तो जर्नी का कंटिन्यू रहने के लिए लीडर अगर खुद अच्छा लर्नर रहेगा तो फिर ही वो कंटिन्यू हो पाएगा। बहुत सारी जगहों पे जैसे आजकल की मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एक लीडर के बगैर कभी भी नहीं हो सकती जो खुद लर्नर नहीं है जी। सो बहुत सारी जगहों के ऊपर जो मैं अगेन माइंडसेट का फ्लॉ देखता हूँ लीडर्स में कि उन्होंने अपने ऊपर एक स्टैंप लगा दिया कि हमसे अच्छा तो कोई नहीं है, हमें तो अब कोई सिखा नहीं सकता। ठीक है। तो अब ये वो एलिमेंट्स है जहां से अगर ये माइंडसेट होगा तो सोचें वो लीडर अब कोचेबल नहीं रहा। बिल्कुल। तो वो जब कोचेबल खुद लर्नर नहीं है तो वो जाहिर है कहीं ना कहीं ये सेम माइंडसेट उसके बिहेवियर्स में और उसकी अल्टीमेटली टीम्स में ट्रांसफर होगा। ठीक है, ठीक है। तो जब उसके बिहेवियर्स में और टीम्स में ट्रांसफर होगा तो जाहिर है वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती। तो अगेन वो एक बड़ा प्यारा कोटेशन है ना कि हु वी आर टू होम वी अट्रैक्ट। ठीक है। तो अनकॉन्शियसली मैं उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करता रहूंगा जो कि मेरे जैसे होंगे और मेरे इर्द गिर्द सारे एक एरोगेंट लोगों का एक झुरमट जो है वो बन के इकट्ठा हो जाएगा। और तो कट इट शॉर्ट, तो अगेन टू मोर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कि लीडर के लिए फिर जाहिर है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। ठीक होगा। साइकोलॉजिकल सेफ्टी रादर देन कि वो पनिश क्रिएट करे अपनी पावर को एंजॉय करने के लिए या दूसरों को इंटिमिडेट करने के लिए, इट्स अ बेटर कि वो जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको लर्निंग के मोमेंट्स में कन्वर्ट करें। ठीक है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि फीमेल्स के लिए आप क्या सजेशन देंगे एज ए लीडर, वो अपने आप को कैसे क्रिएट कर सकती हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हैं? क्योंकि मेरा एक्सपोजर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं कनेक्टेड हूँ, मैं ख़वातीन को वहाँ काम करते हुए देखती हूँ, तो उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं कि मैं फ़ीमेल हूँ, शायद मैं उस तरह से थ्राइव और एक्सेल नहीं कर सकती। तो आपका क्या पैगाम है इन फीमेल्स के लिए? अच्छा, फीमेल के लिए जाहिर है अब एक उन फीमेल को मैं ख़ास तौर पे डेफिनेटली काफ़ी
ट्रिब्यूट पेश करूंगा जिन्होंने जाहिर है आप जैसी इमर्जिंग लीडर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना दिया है। अब बहुत सारी ऐसी इमर्जिंग और बहुत मैं डेडिकेटेड फीमेल्स को जानता हूँ जो कि माशाल्लाह इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशंस पे लीड कर रही हैं, और इवन कई तो सीईओस हैं कुछ अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उनको डेफिनेटली क्रेडिट जाता है कि उन्होंने आप लोगों के लिए थोड़ा अल्टीमेटली पाथ बना लिया, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा हार्डर जर्नी को चूज़ किया था। क्योंकि अगर हम चले जाएं को 15-20 साल पहले, तो फीमेल के लिए इतना प्रोग्रेस करना, जो कि आज की भी हमारी सोसाइटी है, आज की भी सोसाइटी के अंदर फीमेल के लिए बहुत सारी बाइसेस हैं। अब मैं ऐसे कई रिक्रूटर्स को जानता हूं जिन्होंने मुझे कहा, अब ये दोनों साइड पे है, बहुत सारी जो हमारी मॉडर्न फीमेल्स हैं और बहुत सारी जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाली फीमेल्स, दोनों के लिए अपने अपने चैलेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिक्रूटर ने मुझे बताया कि एक फीमेल थी, उसको मैंने ऑनबोर्ड किया और सीईओ के साथ इंटरेक्शन करवाया, सो उसको मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेट किया सब में, बट वो वेल करती थी। तो सीईओ ने उसको सिर्फ इस स्पेस पे रिजेक्ट कर दिया कि ये वेल कर रही हैं, हालांकि दैट पर्टिकुलर थिंग हैज नथिंग टू डू विद द वेल। लेकिन आज भी हमारी फीमेल को, और इसको आप दूसरी साइड पे भी देखें जो फॉर एग्जांपल बहुत मॉडर्न है, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी हमें ऐसे बहुत सारे बाइसेस देखने में मिलते हैं कि ये फीमेल तो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, तो ये हमारे कल्चर में सेट इन नहीं हो सकती, या कुछ सोसाइटी के जो एलिमेंट्स हैं जो डिसीज पे बेस हैं, स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग पे बेस्ड हैं, वो सेट किए हुए लोगों ने जी। तो इसलिए फीमेल के लिए डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है कि बेस बन चुकी है, फाउंडेशन बन चुकी है, इट्स अ बेटर रादर टू फिट इनटू द सोसाइटी, इट्स अ बेटर टू स्टैंड आउट। ओके, सो होता ये है क्योंकि मोस्टली कॉर्पोरेट के अंदर क्या होता है कि एक लीडरशिप की प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं। लेट्स सपोज आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, तो यहाँ पे कल्चर होगा, एक प्रैक्टिसेस चल रही होंगी, तो आपको लेट्स सपोज मेरी पोजीशन पे बिठा दिया जाए, तो हो सकता है वही जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसी को आप लीडरशिप समझ लें और उसी को आप फॉलो करने लग जाए। लेकिन फॉर अ फीमेल मैं समझता हूँ कि बेटर इज रादर देन टू फिट इन, बेटर इज टू स्टैंड आउट। उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की बजाय या स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग को फॉलो करने की बजाय अपने आप को डीपर लेवल के ऊपर कनेक्ट करें और अंदर से रिफ्लेक्ट करने के बाद देखें कि व्हाट इज एक्चुअली दिस द प्रिसाइज एंड द यूनिक थिंग विच इज एक्चुअली मेकिंग मी अ यूनिक लीडर, और उसको रिफ्लेक्ट करके अल्टीमेटली एक्सरसाइज करें। और फिर एक्सरसाइज करने के बाद जो दूसरे एलिमेंट्स है हमारे यहाँ, क्योंकि कॉर्पोरेट की लाइफ इट्स नॉट इजी, इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स। तो जब आप पे चैलेंजेस आते हैं तो देन इट्स अ रियल टेस्ट ऑफ योर सेल्फ एस्टीम। सो फॉर अ फीमेल इट्स वेरी इजी व्हेन द सक्सेसेस आर कमिंग अराउड and we are on a stage and getting a lot of recognition. Our achievements are being highlighted. Exactly. But when the board is critical, when every employees are actually in doubt and putting actually sort of stereotypical thinking on any female, कि ये क्या processes हुआ, इसकी वजह से performance टूट गई, then it is a test of a self esteem. बिल्कुल बिल्कुल. Then it is a test of to show कि आप अंदर से कितनी स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल, आपकी अपनी वैल्यूज कितनी डिफाइंड है। अब उस प्रेशर के अंदर क्या आप अगेन फिट इन की तरफ चली जाएंगी, या आप अपनी उन बाउंड्रीज को मेंटेन रखेंगी, या अपनी सेल्फ एस्टीम को इतनी स्ट्रांगली मेंटेन रखेंगी कि इवन कि कोई भी आपके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर आपको शेक ना कर सके, आपकी वैल्यूज को ना हिला सके, आपकी सेल्फ एस्टीम को ना कर सके, बल्कि उन तमाम सिचुएशंस में जिसमें आप स्टेज पे हैं और उन तमाम सिचुएशंस में जिसमें आप बहुत प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, यू आर हु यू आर एंड यू आर स्ट्रांगली बिलीविंग व्हाट एक्चुअली इज मेकिंग यू। आपकी बातें सुन के तो उमर मुझे यकीन करे खुद को मोटिवेशन फील हो रही है कि ये चीज़ें मेरे लिए भी बहुत लर्निंग वाली थी, और जो हमारी ऑडियंस फीमेल देख रही है ये उनके लिए भी बहुत रिलीविंग होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि फीमेल्स के लिए प्लेटफॉर्म तो बन गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सोसाइटल कंडीशनिंग हुई है ना हमारी, दैट शी इज़ वीक, शी कैन नॉट डू, तो कहीं ना कहीं आके वो आप काउंटर कर रहे होते हैं एट योर वर्क प्लेस। एग्जैक्टली। और अभी भी कॉर्पोरेट के अंदर, क्योंकि मैंने ये बहुत सारे डजन्स ऑफ द कॉर्पोरेट्स को, सेक्टर्स को बहुत डेप्थ में देखा हुआ है, बट स्टिल
there are a lot of issues. There are a lot of issues like the bullying, harassment. मैं क्योंकि कोच भी हूँ, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस बहुत सारी फीमेल्स ने शेयर किए हुए हैं which are actually literally very painful. And I'm not going to disclose, but उनको सुन के ये लगता है कि still we are in a struggling phase and we need to even walk a long more distance to go. Exactly. फिर again फीमेल के लिए पाकिस्तान की सोसाइटी में या even leadership is more of a connections. Exactly. Is a more of a relationship. Yes. So यहाँ पे again कहीं ना कहीं आप में भी ये ना आए कि आपकी अपनी biases, आपकी अपनी जो एक prejudices जो हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके processes में या आपके relationship में impact ना create करें. तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को भी कितना स्ट्रेंथन करती हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप. बिल्कुल, जैसे मेरा अपना एक लिमिटिंग बिलीफ था जिस पे मैंने काम किया, मैं आपकी ट्रेनिंग में आ चुकी हूँ. मुझे ये एहसास हुआ कि इफ आई वांट टू थ्राइव, आई कैन थ्राइव विद हिजाब एज वेल. आई कैन बी द होस्ट एज वेल. आई कैन बी ऑन द टीवी एज वेल बिकॉज आई एम डूइंग द बेस्ट. आई एम डिलीवरिंग द पॉजिटिविटी. तो मुझे इस चीज़ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है. इफ आई एम डूइंग गुड तो ऑल इज वेल. एग्जैक्टली. और देखें, अब मिसाल के तौर पे मुझे अच्छी तरह याद है ये दीज आर आवर वैल्यूज एंड आवर वैल्यूज की जो एग्जीक्यूशन है ना, दीज आर द बेसिकली द थिंग्स वेयर द कॉन्फिडेंस इज एक्चुअली स्प्रूटिंग आउट. सो मिसाल के तौर पे मैं अगर बहुत मॉडर्न एक्स्ट्रा बन जाता हूँ और अपनी इस आइडेंटिटी को लूज कर जाता हूँ तो हो सकता है मुझे दुनिया ज्यादा प्रेज करे, बट इंटरनली आई एम इन अ रेटलिंग स्टेज. यू आर नॉट कंफर्टेबल. आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड आई हैव lost my own confidence. Exactly. So that's the reason why whatever the personal identity of any female or any person, so better is to exercise that identity. Exactly. So that makes you unique. Yeah, that makes me unique. If I am comfortable in hijab, I am comfortable with my own boundaries. That makes me a different personality. Yeah, exactly. और फिर दूसरा फीमेल के लिए मैं समझता हूँ जो खास तौर पे आप जैसी इमर्जिंग फीमेल है, हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है जिसकी बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है, एंड दैट्स अ मेंटोरशिप. बिल्कुल. नेटवर्किंग एंड मेंटोरशिप. तो जो फीमेल अच्छी पोजीशंस पे पहुंच चुकी हैं उन लोगों के साथ आपको मेंटोरशिप के एक जर्नी के अंदर ज़रूर इंगेज होना चाहिए. तो ताकि बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने फेस कर ली हैं और जो स्ट्रैटेजीज उन्होंने सीख ली हैं उनको रोल मॉडल किया जाए. बिल्कुल. तो इसलिए नेटवर्किंग और फिर जाहिर है लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट में जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी फंडामेंटल्स हैं वो तो सेम रहेंगे. बिल्कुल. तो वो तो जाहिर है फीमेल के लिए, बट ये कुछ वाइटल एलिमेंट्स थे जिनको अगेन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. और फीमेल के कॉन्टेक्स्ट में अगेन एज अ लीडर भी बाउंड्रीज होनी चाहिए. और उन बाउंड्रीज के अंदर जाहिर है आप क्या एक्सेल कर सकते हैं. बाउंड्रीज में वैल्यूज का एक्सप्रेशन भी है, उसके अंदर जाहिर है अपनी पर्सनल स्पेस का भी है, व्हाटएवर. और इवन जिसमें वो कंफर्टेबल है उतनी बाउंड्रीज एटलीस्ट जो है वो जरूर होनी चाहिए. अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि वर्क प्लेस के ऊपर क्या स्ट्रेसर्स होते हैं, और अगर होते हैं तो हम उनको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? वर्क प्लेस के ऊपर बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्हें इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए चंक करें थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरीज में, तो एक ऑर्गेनाइजेशनल या एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल आजकल जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि वर्कफोर्स क्योंकि कम हो रही है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, और ये ग्लोबल प्रेशर्स हैं. बिल्कुल. और बिजनेस जाहिर है सस्टेन करना, थ्राइव करना, ये बहुत सारी इंडस्ट्री सेक्टर्स के अंदर चैलेंज बनता जा रहा है. तो अब जाहिर है डेडलाइंस और टारगेट्स, ये चीज़ें जाहिर है क्या हैं आपके ऊपर, इनका एक प्रेशर है. तो ऑर्गेनाइजेशनल या एनवायरमेंटल साइड पे अगर अनरियलिस्टिक किस्म की डेडलाइंस हैं, अनरियलिस्टिक किस्म के टारगेट्स हैं, ये बहुत सारे स्ट्रेसर्स की वजह. दूसरा जॉब इनसिक्योरिटी. जॉब इनसिक्योरिटी के साथ साथ आपका कैरियर पाथ पे कैसा है. अगर एक बंदा एक जगह पे स्टक हो चुका है तो उसके लिए वो हो सकता है बहुत बड़ा स्ट्रेसर बन चुका हो. ठीक है. इनजस्टिस, ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल एंड उसके ऊपर एक स्ट्रेसर है. माइक्रो मैनेजमेंट, लैक ऑफ क्लैरिटी इन रोल. एक रोल कभी एक बंदे ने किसी को दे दिया, कभी किसी को दे दिया. तो रोल एम्बिग्विटी, ये बहुत बड़ा जो है वो स्ट्रेसर है. फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल और इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट से अगर दूसरी कैटेगरी में चली जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल, तो क्योंकि वर्क प्लेस के ऊपर आपका इंटरेक्शन बहुत सारे डायनामिक और डाइवर्स
आउटसाइडर्स के साथ भी होना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट्स के साथ लीडिंग रोल्स के साथ होगा, जनरल पब्लिक के साथ भी होगा, तो यू हैव टू स्विच ऑन ऑल द टाइम इमोशनल लेवल पे। यस, तो उन लोगों की ऑब्वियसली केपीआईज के क्लैश होते हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस के क्लैश होते हैं, तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। बिल्कुल। फिर इवन टीम के अंदर भी बहुत सारे पीयर्स जो होते हैं, उन पीयर्स के दरमियान में बहुत सारा जो है वो प्रेशर चल रहा होता है, वो भी अक्सर स्ट्रेसर की वजह हाउ बनती टू है। हैंडल दैट कॉन्फ्लिक्ट, ये ऑडियंस जानना चाहती है कि जब कुछ होता है तो फिर क्या करना चाहिए। एक पर्सन, चले हम सबके लिए एक जनरल बात जो सब फॉलो कर सकते हैं, क्या करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट में? कॉन्फ्लिक्ट में देखें, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट मैटर करेगा। अगर आपने माइंडसेट ही ये बना लिया हुआ है कि आई एम ओके और ये बंदा जो है वो सही नहीं है, या फिर मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में आर्गुमेंटेशन को जीतने जा रहा हूँ, या फिर इन्होंने तो करना ही ऐसे होता है, ठीक है, तो अगर मैं ये माइंडसेट लेके कॉन्फ्लिक्ट को डील करने जा रहा हूँ ना, तो फिर डेफिनेटली ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा जो है वो इंटेंसिफाई होगा। मुझे लग रहा है आज मेरी कोचिंग हो रही है इस पॉडकास्ट में। आई एम सो ग्लैड कि चले आपकी बातें हमारी ऑडियंस के लिए इतनी मोटिवेशनल है। तो पहले नंबर पे तो माइंडसेट चेक जरूरी है। अगर मैं किसी कॉन्फ्लिक्ट को देखने जा रहा हूँ, रिजॉल्व करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं इगोइस्टिक माइंडसेट में जा रहा हूँ या मैं प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की ओरिएंटेशन लेके जा रहा हूँ। दूसरा जो है वो मेरा अपना इमोशनल बैलेंस इस टाइम कैसा है, मैं इस वक्त उस स्टेट ऑफ माइंड में हूँ भी कि मैं जो क्रॉस मुझे पॉइंट ऑफ व्यू आना है, उस क्रॉस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एब्जॉर्ब कर सकूं, या मैं एक बहुत ही ज़्यादा बाइस्ड या बहुत ही ज़्यादा एक नैरो पर्सपेक्टिव लेके कि उस स्टेट ऑफ माइंड में ही नहीं हूँ इमोशनली, कि मेरे ऊपर अग्रेशन डोमिनेंट है, फ्रस्ट्रेशन डोमिनेंट है, रिग्रेट्स, गिल्ट्स, फियर्स डोमिनेंट है, जिन्होंने मेरी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा मास्क कर दिया हुआ है। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में तो मैं ऑब्वियसली किसी को नहीं वो कर सकूंगा, कन्विंस नहीं कर सकते, आपका कन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। बिल्कुल। फिर टाइमिंग को भी क्रिटिकली देखना जरूरी है, ठीक है, कि एक बंदा उस स्टेट ऑफ माइंड में मैं या वो बंदा है, या बिजनेस की इस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है, बिल्कुल, कि अगर इस वक्त ये चीज को होल्ड ऑन किया जाए या इसको अंडर डिस्कशन लाया जाए। टाइमिंग का एलिमेंट भी क्रूशियल है इसको सारा। फिर आप जब कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने जा रहे हैं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हो सकता है आप इस सीट पे बैठे हैं और आपके साथ लेट्स सपोज मेरा कॉन्फ्लिक्ट है, और कॉन्फ्लिक्ट में मैं हो सकता है बहुत अच्छा माइंडसेट लेके भी गया हूँ, लेकिन आपकी किसी बात से मेरा कोई अंदर का ट्रिगर एक्टिवेट हो गया और वो मेरी उस वक्त ही एकदम से इमोशनल स्टेट को जन्म दे, और उससे सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें हम ये कर सकते हैं उमर के हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सामने रखें बजाय कि हम पर्सनल हो जाएंगे किसी के साथ। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल, टीम ऑर्गेनाइजेशनल सारे एलिमेंट्स, बिल्कुल, और फिर आपके लिए इस लेवल के ऊपर एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं अगर अपना केपीआई सामने रख के लेके जा रहा हूँ, तो मुझे किसी दूसरे की वर्ल्ड को मैं कितना डीपली समझता हूँ, उनके केपीआईज को, उनके प्रेशर्स को, उनकी डिमांड्स को मैं कितना डीपली अंडरस्टैंड करता हूँ। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप विन विन सिचुएशन को क्रिएट करने की तरफ चले जाते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द विनिंग बैटल या विनिंग आर्गुमेंटेशन, बट इट्स अबाउट द finding a mutual common ground and then move forward. Okay. So आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली जो यूथ हमें फॉलो कर रही है, कि अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं या आप एक अपनी लाइफ की एक नई जर्नी आपने स्टार्ट की प्रोफेशनली, तो एज ए लीडर कैसे मर्ज किया जा सकता है, किस तरह से खुद को बेहतर इंसान बनाया जा सकता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? तो मेरा ख्याल है आपके सेकंड पार्ट में आंसर भी आ गया। अच्छा, कि यूथ के लिए लीडर बनना जो है उससे पहले इंसान बनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इंसान बन जाएंगे तो ऑब्वियसली इंसान के जो एक बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, तो जिसकी बेस पे जाहिर है हमें वो दिया गया है, सारा एक मुकाम दिया गया है, तो लीडर बनना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर अब जैसे मिसाल के तौर पे यूथ के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अच्छे भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पर्सनली जिनसे मैं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई हूँ। फॉर एग्जांपल, हर एक्शन के सामने मॉनिटरी एलिमेंट्स रखना, और इस स्टेज ऑफ लाइफ के ऊपर, अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे अक्सर इंटर्न्स आती हैं और हम उन्हें एक इंटर्न के लेवल के ऊपर एक थोड़ा सा गुजारे लाइक जो चीज़ें होती है, जो हमने पैकेज बनाया हुआ उन्हें दे देते हैं। अब वो इंटर्न जो है वो लेट्स सपोज 1000, 2000, 3000 की कैलकुलेशन करके 1 से 2 महीने में क्या इम्पैक्ट आएगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक इंटर्न आता है और वो 2000 वो मुझे कहता है कि मुझे एक जगह से ज़्यादा मिल रहा है,
और मैं उधर जा रहा हूँ, और लेट्स सपोज या आपके पास टोटल ड्यूरेशन कितना है 2 months, और उन 2 months में लेट्स सपोज आप चले 5,000 10,000 की रेस पे भी गए हैं, तो 2 months में 20,000, इज इट अ बिग अमाउंट? Or you are coming for a certain value, you are coming from a certain skills, learnings. तो इस मोमेंट या इस फेज ऑफ लाइफ के लिए, और मेरी फिलॉसफी हमेशा से ये रही है कि पैसा हमेशा आपके पीछे आएगा इफ यू ऐड वैल्यू, अच्छा, इफ यू क्रिएट इम्पैक्ट। अगर मैं पैसे को सामने रख के कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट में जाऊंगा, किसी भी जगह पे जाऊंगा, तो मैं टेकर माइंडसेट लेके जाऊंगा। अच्छा, अगर मैं कहीं पे भी कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए, कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए, कोई बेनिफिट स्टिमुलेट करने के लिए जाऊंगा, तो मैं एक गिवर माइंडसेट के साथ जाऊंगा। और दोनों माइंडसेट मेरे बहुत ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सोना क्रिएट करेंगे। उस पर्सोना के अंदर जो गिवर वाला माइंडसेट होता है, वो ऑब्वियसली आपके अंदर से ऐसी वाइब्स को निकालेगा जो कि मैग्नेटिक होंगी, और उससे वो इम्पैक्ट भी आप क्रिएट करने में कामयाब होंगे, और पैसा फिर आपको देने के लिए लोग तैयार होते हैं। बिल्कुल। तो यूथ के लिए पहला नंबर पे तो मैं यही कहूँगा कि फोकस मोर ऑन लर्निंग, फोकस मोर ऑन एडिंग वैल्यू, एंड बी पेशेंट। बिल्कुल, पैसा आ जाएगा। जिंदगी अभी 20-25 साल की हुई है। समटाइम्स मनी यूथ के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो बजाय मनी पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं, और वो अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं करवा पाते, उनका सारा फोकस मनी होता है। देखिए कई जगहों पे तो देखें बच्चे के ऊपर कोई ऐसा आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ट्रॉमा आ जाते हैं, कोई लाइफ हार्ड हो जाती है, कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है, पैसा मैटर करता है उस टाइम। तो लेकिन उस मामले के अंदर भी बेटर है कि पैसे को सेकेंडरी रखा जाए। ये वैल्यू जब आप क्रिएट करेंगे, ये आपके पीछे दौड़े लगाता आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले नंबर पे इतना पेशेंस लूज ना करें, अपनी लर्निंग को ज्यादा वैल्यू करें, नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरे एलिमेंट्स बहुत सारे, क्योंकि यंग इमर्जिंग जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स कॉर्पोरेट्स में ज्वाइन करते हैं, उनको भी मैं ट्रेन कर चुका हूँ, जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो यंग टैलेंट है, इनके अंदर एक बड़ा हैरानी वाला एलिमेंट जो मैं देख रहा हूँ, कंफ्यूजन। अच्छा, रोड मैप की क्लैरिटी नहीं। रोड मैप की क्लैरिटी जो आज से 20-25 साल पहले जिन बेसिस पे डिसीजंस हो रहे थे, सोसाइटी में क्या चल रहा है, मेरे पेरेंट्स क्या करते रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मुझे क्या कह रहे हैं, या फिर मेरे किसी दोस्त ने क्या डिसीजन किया है, किस इंडस्ट्री में स्कोप है, किस में, इन्हीं बेसिस के ऊपर डिसीजन हो रहा है। बच्चों के पास कोई क्लैरिटी वाला जो एक टूल किट होती है, जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वो नहीं है। और बच्चे रश में हैं टू जंप इनटू दी वर्क प्लेसेस। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके कोई कैरियर कोच से या कैरियर काउंसलर से कोई इम्पोर्टेंट सेशन ले लें, जो आपके ज़्यादा नहीं, कोई 25-30-40 हज़ार लग भी जाएंगे, तो सोचिए आप उस पेन को, सोचिए आप उस जर्नी को, कि आप 45 साल के जर्नी के अंदर मिड लाइफ क्राइसिस का शिकार हो। सोचिए आप 30 साल के बाद, 35 साल के बाद डिसाइड कर रहे हो कि ये तो पाथ ही नहीं था जिस पे मैंने चलना था, और आप 15 साल चल चुके हैं, और उसके बाद आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए उस पाथ पे चलना, इट वुडंट बी एज इजी जो आप इस हाई एनर्जी के साथ कर सकते हैं। डिसीजंस लेना बहुत मुश्किल होता है विद फैमिलीज, कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए इस मोमेंट के ऊपर मेंटोरिंग को, काउंसलिंग को, कोचिंग को एक्सप्लोर करें। So we need to choose our mentors wisely. Yes, very wisely. And I would definitely say कि जिस लेवल की कंफ्यूजन मैंने देखी है यंग इमर्जिंग एंट्रेंट्स में, मैं समझूंगा इट वुड बी अ मैंडेटरी थिंग। ओके। और उसके बाद फिर जब ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी, तो आपका बहुत सारी एनर्जी, एफर्ट्स, अमाउंट, इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है अगला पॉडकास्ट मैं आपके साथ मेंटरशिप पे ही कर लूँ। थैंक यू सो मच उमर आपके इस टाइम के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल कि हमने आपके साथ बैठ के एक पॉडकास्ट कर लिया है। इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ लर्न की, पर्सनली और प्रोफेशनली मुझे आपसे बहुत हेल्प मिली है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो ये थी आज की एपिसोड उमर सलीमी के साथ। आई होप कि आपने हमारे पॉडकास्ट से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। हमारे चैनल थिंक बिग को सब्सक्राइब करें और आने वाली एपिसोड्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।